हेलो फ्रेंड्स, एग्ज़ाम हॉल के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, जितने भी विद्यार्थी क्लास 10th में हैं और 2024 में मैथ की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी विद्यार्थियों के लिए ये वीडियो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस वीडियो में हम लोग 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि अच्छे वाले क्वेश्चन हैं। आपके बोर्ड एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अक्सर पूछे जाते हैं। मैंने अभी तक जितने भी मैथ्स के वीडियो बनाए सभी वेरी वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, जिसमें मैंने आपको बताया था कितने टाइप के आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने बताया था आपको 4 टाइप के क्वेश्चन पूछा जाता है। पहला टाइप में आता है जो 20 नंबर का एमसीक्यू क्वेश्चन आता है, वो पहले टाइप के अंतर्गत आता है। दूसरे टाइप में जैसे ही जाएँगे तो आपको वहाँ से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन की जो संख्या होती है वो होती है 6 होती है। तो यहाँ से आपका 6 दूना 12 हो जाएगा, ठीक है। तीसरे टाइप में जैसे ही जाते हैं तो उसमें आपका जो नंबर क्वेश्चन जो होता है वो 4 नंबर का होता है और क्वेश्चन कितने पूछे जाते हैं तो 5, यानी 5 चौके 20 नंबर आपको यहाँ से मिलने वाला है। उसके बाद आपको 6 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है और कितना मिलता है तो 3 क्वेश्चन। तो 6 त्रिक यहाँ पर हो गया क्या 18 होगा। टोटल आप लोग काउंट कर लीजिए, यहाँ पर 70 नंबर आपका हो जाएगा, ठीक है। तो मैंने आपको ये ऑलरेडी पहले ही वीडियो अपलोड कर दिया है, ठीक है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा तो इस वीडियो का जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। और काफ़ी प्यारे-प्यारे मैंने क्वेश्चन भी बताए हैं जो कि अच्छे लेवल के हैं भाई। मैंने एमसीक्यू कई बार बताया है, कई वीडियो में बताया है भाई। एमसीक्यू देख सकते हैं हम, 2 नंबर के क्वेश्चन बताया है, 4 नंबर के क्वेश्चन बताया है और 6 नंबर के भी क्वेश्चन बताया है। अगर आप लोगों ने जितना मैंने वीडियो बना दिया है, आप उतना अगर पूरा देख लेते हो तो भाई देखो, आपका मैथ में अच्छा नंबर आएगा एकदम, ठीक है। आप पहले देख लो, क्वेश्चन देखो, उसका लेवल देखो, उसके बाद फिर आप लोग कमेंट में ज़रूर कहना हाँ सर, आपने जो बताया वो सही था या फिर गलत था। आप फिर पहले वीडियो आप देखेंगे तभी तो आपको पता चलेगा ना। तो चलिए, इस वीडियो में इसी तरीके से हम लोग 5 महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है देखने वाले हैं, जो कि आपके बोर्ड एग्जाम के रिलेटेड से, यानी बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। तो चलिए, वीडियो को बिना देरी करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो भाई, ये आपका है क्वेश्चन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हो, नंबरिंग किया गया है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर पहले में आपसे पूछ रहा है, ये लैम्ब्डा का सिंबल, इसको हम लोग लैम्ब्डा बोलते हैं। लैम्ब्डा के किस मान के लिए, ठीक है, युगपत समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू में 70 और 2x प्लस लैम्डा वाई इक्वल टू में दिया गया है 35 दिया गया है, का कोई हल नहीं होगा। इतना आपको क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन काफ़ी प्यारा है ये क्वेश्चन। देखिए, आपके बोर्ड एग्जाम में ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये 2 नंबर का जरूर आएगा, ठीक है। और ये 2 नंबर भी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई, इसको आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। कितने नंबर का आता है तो 2 नंबर का आता है। तो चलिए समझते हैं इसको कैसे हल करेंगे। तो सबसे पहले देखिए, यहाँ पर हम देखिए मैथ के जितने भी क्वेश्चन होते हैं, जितनी भी हमारे वीडियो हैं, आप जाकर देख लो। वहाँ पर मैं ये ज़रूर बताता हूँ, हम वहाँ पे ज़रूर बताते हैं कि आपको कैसे करना होगा। तो सबसे पहले आपको लिखना होता है हल। क्या लिखना होता है भाई? तो हल लिखना होता है। हल या फिर सॉल्व आप कुछ भी लिख सकते हो, जो कि आपकी मर्ज़ी, ठीक है। लेकिन लिख कर ज़रूर करिएगा और हर स्टेप पे आप बराबर को ज़रूर लगाया करिए, ठीक है। तो चलिए भाई, सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारे समीकरण से दिए गए हैं उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो पहला समीकरण हमारा क्या दिया गया है, यहाँ हमारा दिया गया है एक्स, ठीक है, प्लस में दिया गया है 2 वाई इज इक्वल टू में दिया गया है 70 दिया गया है। तो इसको हम नोट कर लेते हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने ध्यान दिया होगा तो इस वाले समीकरण से हम ए बी और सी का मान आराम से निकाल सकते हैं, यानी कि हमारा समीकरण 2 है, एक ये है, एक और है। तो उसको भी हम लोग उतार लेते हैं। तो यहाँ पर दिया गया है क्या, 2x, ठीक है, और प्लस में यहाँ पर दिया गया है लैम्डा वाई इज इक्वल टू में दिया गया है 35 दिया गया है। तो इसको हम लोग नोट कर लिए हैं। तो ये पहला समीकरण, ये दूसरा समीकरण। आपको पता होगा कि इसके बाद हम A1 B1 और C1, A2 B2 और C2 का मान निकाल सकते हैं। कैसे? तो यहाँ इतना होने के बाद हम यहाँ से निकाल लेंगे A1 की वैल्यू। A1 की वैल्यू का मतलब जो x का गुणांक होता है। अब देखिए, हर संख्या का मतलब कोई भी हो उसका गुणांक 1 होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर हम लिखे हैं क्या, एक्स स्क्वायर, और हम आपसे पूछें बताइए एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है। गुणांक का मतलब इसके गुणा में कितना है भाई। तो वैसे तो आप कुछ नहीं आपको यहाँ पर लग रहा होगा कि यहाँ पर तो कोई संख्या ही नहीं, तो गुणांक होगा ही नहीं। लेकिन हर संख्या का एक गुणांक होता है, ये बात आप लोग मानते हैं, ठीक है। जैसे कि आप लोग टेबल पढ़ते हैं, जैसे मान लीजिए 2 का पहाड़ा एक बार पढ़ते हैं, 2 एकम 2 लिखते हैं, क्या वहाँ पे 2 दिखता है? नहीं दिखता है। तो लेकिन हम 2 एकम बोलते हैं वहाँ पर, ठीक है, क्योंकि गुणांक को बोलते हैं ना। तो यहाँ पर A1 की वैल्यू आप निकालेंगे तो 1 निकलेगा। उसी तरीके से हम यहाँ निकाल लेते हैं B1 की वैल्यू। तो B1 यानी y का गुणांक कितना है?
2 है तो 2 लिख दीजिए। और यहाँ पर C1 की वैल्यू भाई साफ-साफ दिख रहा है 70 है, सबको दिख रहा होगा। तो A1, B1, C1 का मान हमने निकाल लिया है। अब दूसरे वाले समीकरण से हम निकालते हैं A2 का मान, ठीक है? तो यहाँ पर निकलेगा A2 का मतलब x का गुणांक कितना है यहाँ पर 2 है, 2 लिखिए। उसके बाद यहाँ पर निकल जाएगा B2 की वैल्यू, तो B2 की वैल्यू यहाँ पर क्या हो जाएगा लैम्ब्डा हो जाएगा, लैम्ब्डा निकाल दीजिए। उसके बाद यहाँ पर हो जाएगा C2 और C2 की वैल्यू कितना दिया गया है तो भाई 35 दिया गया है, आप देख सकते हैं। यानी A1, B1, C1, A2, B2, C2 सबका मान निकाल दिए हैं। अब देखिए सवाल में हमारा कह रहा था कोई हल नहीं है, ठीक है? जब कहता है कोई हल नहीं है तो इसका एक बहुत अच्छा सा फार्मूला होता है, आप सभी को पता होगा, प्रश्नावली 3 में दिया गया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण में, ठीक है? फार्मूला क्या है भाई? तो यहाँ पर फार्मूला होता है A1, ठीक है? अपान, ठीक है? तो A1 अपान में होता है A2 होता है, बराबर में होता है क्या होता है? तो बराबर में होता है B1 और अपान में होता है B2 इज़ नॉट इक्वल टू होता है C1 अपान C2 को। ये भाई फार्मूला होता है, आपको अगर याद होगा तो आप शायद कर पाएँगे अच्छे से, ठीक है? अगर अभी आप लोगों ने वो फार्मूला नहीं देखा है तो प्रश्नावली 3 में दिया गया है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं। तो हमने A1 की वैल्यू ज्ञात किया है कितना? 1, अब यहाँ पर 1 रख देंगे। A2 दिया गया है तो A2 की वैल्यू हमें पता है ना भाई कितना है? 2 है, 2 रखेंगे। B1 की वैल्यू यहाँ पर कितना है पता है भाई B1 की वैल्यू है 2, यहाँ पर साफ-साफ दिख रहे हैं। और B2 की वैल्यू कितना दिया गया है? तो लैम्ब्डा दिया गया है, लैम्ब्डा यहाँ पर रख देते हैं। इज़ नॉट इक्वल टू लगा देते हैं, यहाँ पर लिखते हैं C1। C1 की वैल्यू कितना है भाई? तो C1 की वैल्यू है 70, आपको दिख रहा है यहाँ पर भाई 70 है। तो 70 अपान में यहाँ पर C2 की वैल्यू कितना है? तो 35 दिया गया है, 35 यहाँ पर लगा सकते हैं। आप देख सकते हैं ये हो चुका है हमारा। अब इतना हो जाने के बाद आप देख सकते हैं इसको बहुत ही आसानी तरीके से आप हल कर सकते हो। आप देखो क्या करोगे? y का गुणा इसमें कर दी सॉरी लैम्ब्डा का गुणा इसमें करेंगे, एक में तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्ब्डा, नहीं तो एक स्टेप और हल कर सकते हैं। इसको हम ये जो इसको काट भी सकते हैं, 35 से काटेंगे एक बार में, 35 ये 2 बार में यहाँ पर कट जाएगा, यहाँ पर केवल 2 हो जाएगा, ठीक है? तो अब हम यहाँ पर लैम्ब्डा का गुणा इसमें कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा लैम्ब्डा, एक कम हो जाएगा लैम्ब्डा, और 2 का गुणा 2 में कर देंगे तो हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। लैम्ब्डा की वैल्यू हमें निकालना था, यहाँ पर आ गया है लैम्ब्डा की वैल्यू, यही हमें ज्ञात करना था और ये हमारा आंसर आ चुका है। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को, ठीक है? तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई ये आपका है क्वेश्चन नंबर दूसरा, यहाँ पे लिखा है साफ-साफ, कह रहा है कि P के किन मानों के लिए निम्न समीकरणों के युग्म का एक अद्वितीय, ठीक है, हल है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है भाई। क्वेश्चन में ये बोल रहा है और इसका ये जो समीकरण दिया गया है यहाँ पर दे दिया गया है, ठीक है? तो इतना हो जाने के बाद अब सबसे पहले आपको लिखना क्या होगा? सबसे पहले आपको लिखना होगा सॉल्व या फिर हल लिख सकते हैं, ठीक है? मैंने कई बार बताया भाई, हर वीडियो हर क्वेश्चन बताते हैं, मैथ के जितने भी क्वेश्चन सब क्वेश्चन में हम बताते हैं। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए इसमें 2 समीकरण है तो दोनों समीकरण से हम A1, B1, C1 का मान और आसानी से निकाल सकते हैं, आपको भी पता है भाई। तो यहाँ से हम पहले वाले समीकरण की अगर बात करें तो इसमें हम A1 की निकालेंगे तो यहाँ पर A1 की वैल्यू हमारा निकलेगा कितना? 4 निकलेगा, ठीक है? B1 की वैल्यू निकालेंगे तो B1 यानी y का गुणांक कितना हो जाएगा? P हो जाएगा तो P लिखेंगे, और कामा C1 की जो वैल्यू हो जाएगा, C1 की वैल्यू आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 8 है, 8 लिख दीजिएगा, ठीक है? निकल गया। अब दूसरे वाले समीकरण से हम निकालेंगे A2 का मान, तो A2 का मान यहाँ पर x का गुणांक कितना है? 2 है तो यहाँ पर 2 लिखेंगे। उसके बाद यहाँ पर निकालेंगे B2 का मान, तो B2 यानी y का गुणांक कितना है? 2 है तो 2 लिख दीजिए, कामा। उसके बाद यहाँ पर निकाल लेते हैं C2 का मान, तो C2 का मान साफ-साफ दिख रहा है भाई, यहाँ पर 2 है। यानी A1, B1, C1, C2 जो भी कुछ है हमने निकाल दिया है, ठीक है? अब देखिए लास्ट में क्या बोल रहा था? अद्वितीय का एक अद्वितीय हल होगा। तो अद्वितीय जब आपसे बोलेगा, क्या बोलेगा? अद्वितीय जब हल हो आपसे बोलता है क्वेश्चन में, तो उसके लिए फ़ॉर्मूला क्या होता है? बहुत सिंपल सा फ़ॉर्मूला होता है। क्या होता है इसके लिए फ़ॉर्मूला? तो इसके लिए फ़ॉर्मूला होता है A1 अपान में होता है A2, ठीक है? ध्यान से समझिएगा। A1 अपान A2 इज़ नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है, किसके बराबर नहीं है? तो भाई B1 अपान में B2, ये इसका फ़ॉर्मूला होता है, बहुत सिंपल सा होता है, जो कि हमारा है यहाँ पर। A1 की वैल्यू हम जानते हैं कितना है? 4 है, और A2 की वैल्यू कितना है? 2 है। यहाँ पे दिख रहा है आपको, तो रख दीजिए 2। यहाँ पे बराबर नहीं है तो इसका सिंबल लगा दीजिए। B1 की वैल्यू कितना है? तो P है तो P रख दीजिए अपान। B2 की वैल्यू कितना है? तो 2 है तो 2 रख दीजिए यहाँ पर, क्या दिक्कत है? हो गया। अब इतना हो जाने के बाद देखिए नीचे की जो वैल्यू हमारा बराबर दिख रहा है, तो इसको 2 से 2 हम काट भी सकते हैं यहाँ पर। तो 2 से 2 काटेंगे तो यहाँ पर P की जो वैल्यू निकलेगा यानी P इज़ नॉट इक्वल टू 4, यानी P बराबर नहीं है 4 के। ये हो जाएगा। तो
इतना आपको यहाँ पी की वैल्यू निकालने के लिए बोल रहा था, तो ये आ गया आपका पी का वैल्यू। अतः आप ये बोल सकते हैं ये हो गया आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। ये क्वेश्चन ज़्यादा नंबरों में नहीं, केवल 2 मार्क्स में पूछा जाएगा, तो अच्छे से इसको समझिएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरे को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, ये आपका है क्वेश्चन नंबर, ठीक है। ये तो पाँचवा रहा है, ये पाँचवा को अभी नहीं समझते हैं, इसको हम लास्ट में समझेंगे, ठीक है। पहले तीसरे को समझते हैं। तो यहाँ पर भाई क्वेश्चन नंबर तीसरा आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, जो पिछला वही क्वेश्चन देखा वो 5 नंबर का था, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्वेश्चन में दिया गया है, जो भी कुछ दिया गया है सबसे पहले हम लिखेंगे हल, उसके बाद क्वेश्चन को देख लेते हैं। कह रहा है निम्न समीकरण को विलोपन विधि से हल कीजिए। आई होप आप सभी को विलोपन विधि यानी समीकरण को विलोपन विधि से हल करना पहले से आता होगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो इस वीडियो के सॉरी क्या बोलते हैं, इस वीडियो के जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ताकि मैं उसके लिए एक अलग से भाई, क्योंकि देखिए आपको टॉपिक समझाना है, ठीक है, काम नहीं चलाना है, समझाना है। तो कमेंट आप लोग कर दीजिएगा। आपको आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ताकि मैं आपको अच्छे से समझाने की पूरी कोशिश करूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा सवाल दिया गया है 4x प्लस में 5y इक्वल टू में 7, और दूसरा समीकरण दिया गया है 2x प्लस में y इक्वल टू में 2 दिया गया है। तो इसको हम मान सकते हैं पहला समीकरण ये हो गया, और ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण हो गया। अब जब भी हम समीकरण के सवाल को हल करते हैं तो हमें उसमें एक वैल्यू बराबर होनी, यानी एक टर्म जो है बराबर होना चाहिए, या तो x वाला टर्म या तो y वाला टर्म, ठीक है। यहाँ पर 4x दिया गया, यहाँ पर 2x है, ये बराबर नहीं है। यहाँ पर 5y दिया गया, यहाँ पर सिंगल y दिया गया, यानी एक y, तो ये भी बराबर नहीं है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण नंबर 2 में क्या करते हैं, 2 से कर देते हैं गुणा। क्यों करेंगे 2 से गुणा, ताकि ये जो 4x बन जाए और ये एक समीकरण तो कम से कम बराबर हो जाए। तो 2 का गुणा जब इसमें करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2 दूना हो जाएगा 4, और x हो जाएगा, प्लस 2 का y में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2y, और 2 का 2 में होगा तो 2 दूना 4, और ये बन जाएगा समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। अब आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर यक्स जो समीकरण नंबर पहला में 4x है, इसमें भी 4x हो गया, बराबर हो गया ना। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना होगा, अब आपको लिखना होगा कि समीकरण 1 माइनस समीकरण 2, यानी समीकरण नंबर 1 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर। तो समीकरण 1 क्या है मेरे भाई, तो यहाँ पर दिया गया है 4x प्लस में 5y इज इक्वल टू में 7, ये समीकरण नंबर 1 रहा है। और तीसरा जो भी है हमारा निकला है, जो तीसरा तीसरा जो निकला है वो कितना निकला है, तो 4x निकला है, प्लस में कितना निकला है, तो 2y निकला है, और बराबर में कितना निकला है, तो 4। हमें घटाने की बात बोला है तो यहाँ पर माइनस लगा लेते हैं, क्योंकि घटाया जा रहा है। तो 4x में से 4x आपका कैंसिल हो जाएगा। 5y में से जब 2y घटाइएगा तो यहाँ पर क्या बचेगा, 3y नहीं बचेगा, ठीक है। और 7 में से आप घटाएंगे 4, तो यहाँ भी बच जाएगा 3। जब y की वैल्यू आप यहाँ से निकालेंगे तो यहाँ पर 3, और ये जो y का गुणांक में 3 दिया गया है ये चला जाएगा बटे में। तो यानी कहने का मतलब y का जो मान होगा वो निकल के आ जाएगा 1, निकल के आ जाएगा कितना, 1। अब हम y का मान निकल गया है तो x का मान निकाल सकते हैं, कैसे, फिर लिखेंगे y का मान, क्या लिखेंगे भाई, y का मान समीकरण समीकरण 1 में सॉरी रखने, यहाँ पे रखने हैं, ठीक है, रखने पर, यानी x, ये जो y का मान निकाले है ना आप समीकरण 1 में रख दीजिए। तो y समीकरण नंबर 1 क्या है, समीकरण नंबर 1 में दिया गया है 4x, प्लस में यहाँ पर दिया गया है 5y इज इक्वल टू में 7, यानी 7 दिया गया है। तो जिसमें से हमें y की वैल्यू पता है, तो यहाँ पर 4x से तो हमें कोई मतलब नहीं है, तो इसको जो कहते हैं लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 5 इंटू 2 संख्या के बीच में गुणा होता है, y की वैल्यू 1 दिया है तो 1 लिखेंगे, बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x, और प्लस में यहाँ पर 5 गुणा 1 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 7 हो जाएगा। अब क्या करिए, ये 4x को अभी ज्यों कहते हैं लिखिए इक्वल टू, ये 7 को सॉरी ये 5 को पंचांतर कर दीजिए, तो यहाँ बराबर में 7 है, ये जब पंचांतर होकर जाएगा तो ये माइनस लेकर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 4x हो जाएगा इक्वल टू 7 में से जब 5 को घटाइएगा तो कितना बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा कि नहीं है, बताइए, 2 बचेगा, बिल्कुल बचेगा भाई। लेकिन हमें x की वैल्यू चाहिए तो x बराबर लिखेंगे, यहाँ पर 2 है, 2 को छोड़िए, और ये जो 4 है ये चला आएगा इसके नीचे आ जाएगा। तो अगले स्टेप पे फिर क्या करेंगे, तो x बराबर 2 से काटिएगा, एक बार में कटेगा, और ये 2 से काटिएगा तो 2 बार में कटेगा, यानी 1/2 जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं भाई, ये है आपका क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है भाई। इस क्वेश्चन के लिए मैं स्पेशल में बताता हूँ कि ये वाला एज रिलेटेड का ये क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% भाई देखने को मिलेगा। इस पे आप टिक लगा लो।
और ये अच्छे नंबर में आता है। ये 6 नंबर में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 नंबर में भी पूछा जाता है, 2 नंबर में, यानी 2 तरीके से आपसे पूछा जाएगा। याद होगा 4 नंबर में। तो यहाँ पर देख सकते हैं भाई, ये क्वेश्चन है चौथा, मैंने बता दिया है अच्छे से। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये 4 नंबर और 6 नंबर 2 तरीके से नंबर पूछा जाता है, तो इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा। तो समझिए, सबसे पहले इसमें कह रहा है पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है। 5 वर्ष बाद पिता की आयु, ठीक है, पुत्र की आयु का दोगुना, सॉरी, यहाँ पर कह रहा है 5 वर्ष बाद पिता की जो आयु है दोगुना पुत्र की आयु के 5 गुने से बराबर है। यानी चलिए पहले समझते हैं आगे क्या बोल रहा है। 5 गुने के बराबर हो जाएगा पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप इसको क्वेश्चन को पढ़ लीजिएगा, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करूँगा यहाँ पर अच्छे से। सबसे पहले यहाँ पर आप लिख दीजिए भाई सॉल्व, हल, जो भी लिखना चाहते हैं आप लिख सकते हैं। तो इतना लिखने के बाद अब देखिए, मान लीजिए यहाँ पर आपको मानना पड़ेगा, क्योंकि हिंदी वाले क्वेश्चन में आप जितने भी क्वेश्चन पढ़ते हैं उसमें सब में मानना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप मान लीजिए, माना माना पिता की, ठीक है, माना पिता की वर्तमान वर्तमान आयु, माना पिता की वर्तमान आयु मान लीजिए भाई, कितना मानेंगे तो मान लीजिए x वर्ष मान लिया। अब पुत्र की भी बात किया है, तो यहाँ पर लिखिए तथा पुत्र की वर्तमान आयु, ठीक है, इतना हो जाएगा इतना। अब इसको मान लीजिए आप y वर्ष मान लीजिए, ये हो गया। माना पिता की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है, तथा पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार, अब जैसा प्रश्न कहेगा उसके अनुसार हम चलने वाले हैं। तो यहाँ पर लिखिएगा प्रश्नानुसार, ठीक है, प्रश्नानुसार हो जाएगा। अब देखिए प्रश्न में क्या बोल रहा है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी है, ठीक है। यानी जो पिता की आयु है, यानी पिता को हमने माना है x माना है, पिता की जो आयु है वो पुत्र की आयु यानी y से कितना गुना है भाई, 3 गुना है। तो यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे 3 इंटू में y लिखेंगे। ऐसा हमने क्यों किया भाई, तो यहाँ पर साफ साफ कह रहा है पिता की जो आयु है अपने पुत्र की आयु से 3 गुनी है। जो पिताजी है अपने पुत्र की आयु से कितनी गुने हैं, 3 गुने हैं। तो ये हो गया। आप इस समीकरण एक भी बना सकते हो चाहो तो बना लीजिए इसको। उसके बाद कह रहा है 5 वर्ष बाद, तो यहाँ पर देखिए 5 वर्ष बाद बोला है, तो यहाँ पर लिखिएगा 5 वर्ष बाद, ठीक है। यहाँ पर करिएगा 5 वर्ष बाद। तो जब 5 वर्ष बाद की बात करेगा तो इसमें दोनों की आयु जो है बढ़ जाएगी, पिता भी 5 वर्ष अधिक हो जाएगा, पुत्र भी 5 वर्ष अधिक हो जाएगा। तो 5 वर्ष बाद जैसे ही करेगा तो 5 वर्ष बाद जो पिता की आयु होगी कितनी वर्ष हो जाएगी, तो 5 वर्ष बाद, रुक जाइए, पिता की आयु यहाँ पर लिख दीजिए, पिता की आयु, पिताजी जो भी अभी हैं x वर्ष के हैं, 5 वर्ष बाद कितने साल के हो जाएंगे, तो x और प्लस में हो जाएगा 5 वर्ष, ठीक है। कितना हो जाएगा, x प्लस 5 वर्ष हो जाएगा। ये पिता की वो आयु हो गया। अब पुत्र की भी आयु निकाल लीजिए भाई यहाँ से। तो यहाँ पर पुत्र की आयु, पुत्र अभी y वर्ष का है, 5 साल जब जोड़ा जाएगा इसमें तो इसमें y प्लस में 5 हो जाएगा, और इतने वर्ष का हो जाएगा क्या, पुत्र हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए सवाल में और भी कुछ बोल रहा था कि 5 वर्ष बाद पिता का दुगुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर है। यानी कहने का मतलब पहले आप समझिएगा, कह रहा है कि जो पिता की जो आयु है, पिता की जो आयु यानी x प्लस में 5 वर्ष, यानी इनका जो दोगुना है वो बराबर, यानी किसके किसके 5 गुने के बराबर है, तो अपने पुत्र के, यानी पुत्र इनका कितना है, वर्ष का है, तो y प्लस में 5 वर्ष का है भाई। बहुत ही ध्यान से समझिएगा, नहीं तो एकदम बिल्कुल नहीं समझ पाएंगे, ठीक है। अब देखिए इतना हो जाने के बाद क्या करना होगा, आप 2 का गुणा इसमें करेंगे यहाँ पर, तो 2 का जैसे हम x में गुणा करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x हो जाएगा, प्लस 2 का गुणा 10 में, सॉरी 5 में करेंगे तो 2 पंचे यहाँ पर हो जाएगा 10 हो जाएगा, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद अब देखिए क्या करना होगा आपको, तो यहाँ पर आप लगाना होगा बराबर, चूंकि यहाँ पे बराबर है, फिर y का गुणा 5, सॉरी 5 का गुणा y में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5y हो जाएगा, प्लस 5 का गुणा 5 में करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5 5 25 हो जाएगा।
इतना हो जाएगा। तो अब देखिए चर ये है और इसको हम लोग बोलते हैं चर। जिसके जिसके साथ में कोई अंग्रेजी का अल्फ़ाबेट लगा होता है अंक में, उसको चर बोला जाता है। तो चर को एक साइड करिएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 2x, ये एक साइड हो जाएगा, ये जब आएगा इधर तो ये हो जाएगा माइनस में 5y हो जाएगा, क्योंकि इधर प्लस में है, ठीक है। अब ये 10 को हटाना है इधर से, तो यहाँ पर लिखेंगे 25, और ये 10 जब इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x, माइनस में हो जाएगा यहाँ पर 5y, इक्वल टू यहाँ पर कितना हो जाएगा, तो 15 हो जाएगा। इसको बना सकते हैं हम समीकरण नंबर दूसरा बना सकते हैं, ठीक है। तो इतना हो जाने के बाद देखिए क्या करना होगा। अब देखिए शुरू में हमने जो समीकरण एक माना था उसमें हमने एक्स की वैल्यू ज्ञात कर लिया है। आप चाहें तो एक्स की वैल्यू इसमें बैठा सकते हैं जहाँ पे एक्स दिया गया, और एक्स बैठा देंगे, उसके बाद हम अपन जो है एक्स और वाई का मान बहुत ही आसानी तरीके से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर हम एक्स का मान रख रहे हैं या फिर रखेंगे, एक्स की वैल्यू यहाँ पर दिया है। आप लिखना इसके बाद कि एक्स का मान समीकरण 2 में रखने पर, इसको समीकरण 2 रख लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2 है तो 2 को ज्यों को त्यों लिखेंगे, इनटू एक्स की वैल्यू हमें पता है 3 और वाई पता है, माइनस में यहाँ पर 5y, इक्वल टू में यहाँ पर हो जाएगा 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर 3 दूना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, y हो जाएगा, माइनस में कितना हो जाएगा 5y, इज इक्वल टू में हो जाएगा यहाँ पर 15 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 6y में से 5y घटाइएगा तो यहाँ पर y बचेगा, तो यानी y की वैल्यू हमने कितना निकाल लिया यहाँ पर 15। यहाँ पर y की वैल्यू जो हमारा है वो 15 निकल चुका है। तो y की वैल्यू निकल गया तो हम x की वैल्यू बहुत आसान तरीके से निकाल सकते हैं, क्योंकि y का जो मान है वो समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो यहाँ से हम रखते हैं, यहीं पे लिख देते हैं, आप अच्छे तरीके से लिखिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। तो हम लिखते हैं y का मान, ठीक है, y का मान समीकरण समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर। तो y की वैल्यू हमें पता है 15, पता है ना। तो यहाँ पर x है तो x को ज्यों का त्यों लिखिए बराबर, यहाँ पर लिखिए 3 इंटू वाई की वैल्यू कितना पता है, तो 15 पता है, 15 लिख दीजिए। तो यहाँ पर x बराबर 15 यहाँ कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। और इसी तरीके से हमारा जो हमने जो माना है पिता की आयु, तो यहाँ पर जो पिता की वर्तमान आयु हो जाएगा, ठीक है, पिता की वर्तमान वर्तमान आयु जो हो जाएगा वो कितने साल का हो जाएगा भाई। पिता को हमने एक्स माना है, तो यानी एक्स वैल्यू हमारा ज्ञात हुआ 45। तो ये पिताजी जो कितने साल के हो जाएंगे, 45 वर्ष के हो जाएंगे। और जो हमारा पुत्र है, जो पुत्र दिया था इसमें, पुत्र की जो वर्तमान आयु हो जाएगी वो कितने साल हो जाएगा, तो 15 साल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इस तरीके से आपका जो है क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। आई होप आप सभी लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 है, जो कि आप पहले ही इस क्वेश्चन से परिचित हैं। हालांकि मैंने इसको नहीं बताया था क्योंकि नंबर ये 5 था, तो हम इससे तीसरे में नहीं बता सकते थे, इसलिए। तो चलिए सबसे पहले यहाँ पर लिखिए सॉल्व। ये क्वेश्चन काफ़ी छोटा है, लेकिन 1-2 नंबर में आपको देखने को मिलेगा इस तरीके का क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है कि दो संख्याओं का जो योगफल है, योग है 8, और अंतर कितना दिया गया है, 2 दिया गया है। तो दो संख्या बोला है, तो मान लीजिए आप माना पहली संख्या क्या होगी, x होगी, ठीक है। आप मान सकते हैं माना पहली, ठीक है, पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या होगी भाई, x है, ठीक है। तथा दूसरी संख्या यहीं पे मान लीजिए, तथा दूसरी जो संख्या है उसको मान लीजिए y। ये दो संख्या हमने मान लिया। यहाँ पर कह रहा है दो संख्याओं का योगफल, यानी पहली संख्या और प्लस में दूसरी संख्या, इसकी वैल्यू हमें दिया गया 8, और कह रहा है इसी का अंतर, यानी पहली संख्या, अंतर का मतलब माइनस होता है, ठीक है, माइनस में दूसरी संख्या, इक्वल टू में यहाँ पर दिया गया है 2। तो यहाँ पर ये हमारा बन गया समीकरण 1, ये हमारा बन गया समीकरण नंबर 2 बन गया। तो समीकरण नंबर 1-2 में देखा जाए तो वाई वाई समान है और ये प्लस माइनस में है, तो आराम से कट जाएगा। तो क्या करेंगे, हम लिखेंगे यहाँ पर समीकरण, ठीक है, समीकरण 1 और प्लस लिख दीजिए यहाँ पर समीकरण, ठीक है, समीकरण में यहाँ पर लिख दीजिए 2। तो समीकरण 1 क्या है, x प्लस में y इक्वल टू में 8 दिया गया है। समीकरण 2 में दिया गया है x माइनस में y इक्वल टू में क्या दिया गया है, तो 2 दिया गया है। दोनों की जोड़ने की बात कह रहा है, तो x और x जोड़ा जाएगा तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, y यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, बराबर में हो जाएगा 8 और 2 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू जब भी निकाला जाएगा तो x बराबर हो जाएगा यहाँ पर 10, और बट्टे में ये हो जाएगा 2 नीचे हो जाएगा।
तो x बराबर में 2 से भाग देंगे तो 5 मान में यहाँ पर कट जाएगा। x की वैल्यू ज्ञात हो गया तो y की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं हम। लिखेंगे यहाँ पर फिर x का मान, ठीक है, समीकरण 1 में, ठीक है, रखने पर। तो x समीकरण 1 क्या है, x प्लस में y इक्वल टू में यहाँ पर दिया गया है 8, जिसमें x की वैल्यू दिया गया है कितना 5 है, तो 5 रखिए, प्लस में हो जाएगा y इक्वल टू में हो जाएगा 8। तो y की वैल्यू जैसे निकालेंगे तो यहाँ पर लिखेंगे 8 और ये 5 को इधर पंचानवे करेंगे तो ये माइनस में हो जाएगा। तो यहाँ पे y बराबर हो जाएगा 8 में से गया कितना 5 गया तो कितना बचेगा भाई 3 बचेगा ना। यानी पहली संख्या हमारी ज्ञात होगी 5 और दूसरी संख्या 3 ज्ञात होगी। तो यही आपके क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आप सभी को ये जो मैंने 5 क्वेश्चन बताए काफ़ी महत्वपूर्ण लगे होंगे और आप लोगों ने इसे अच्छी तरीके से सीखने की पूरी कोशिश किया होगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, ठीक है।